हेलो फ्रेंड्स, विराट किंग्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आर्मी क्लर्क में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है और 50% में से 25% जो होते हैं वो इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 25% में प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 100 नंबर का जो पेपर होता है वो केवल इंग्लिश का ही होता है। टोटल जो अंक हैं इस पेपर के 50 क्वेश्चंस के वो 200 नंबर का है। 50% है, 50 में से 25% जो हैं वो इंग्लिश के पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस प्रकार से 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो चलो हम बात करते हैं इसमें कि टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे, टॉपिक लेते हैं सिंटैक्स। इस आर्मी क्लर्क का पहला टॉपिक है सिंटैक्स वाला। इस सिंटैक्स टॉपिक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या सिंटैक्स बोल दो, या चाहे इसका नाम आप कंकर्ड लिख दो, एक ही बात है। ये पहला टॉपिक है इस एग्ज़ाम का। स्पेशली हम बात जो करने वाले हैं आज आर्मी क्लर्क के बारे में बात करेंगे और ये जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा हम यहाँ बोर्ड पे करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ये हर टॉपिक के सॉल्यूशन वगैरह दिए जाएंगे, यहाँ बोर्ड पे करवाए जाएंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज सिंटैक्स टॉपिक की। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होना ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। अब इसमें हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें संज्ञा को पहचानना होगा कि संज्ञा एक वचन है तब तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन है तो इसके साथ कौन सी क्रिया, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग उनके नंबर तथा पर्सन, वचन तथा पुरुष के अनुसार किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये एक सिंपल सा टॉपिक है। चाहे इसको कंकर्ड बोल दो आप। कंकर्ड का मतलब होता है तारतम्यता या हार्मनी। इस कंकर्ड का मतलब क्या है? तारतम्यता या हार्मनी। ये हार्मनी होनी किस किस के बीच में चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो हम बात करेंगे नंबर्स की। किसकी? नंबर की। कि इंग्लिश ग्रामर में नंबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर, एक वचन संज्ञा। और दूसरा होता है इसमें प्लूरल नंबर, बहुवचन संज्ञा। भाई एक वचन और बहुवचन ये 2 वचन होते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, टॉय, लाइन, ये सिंगुलर नंबर है। लेकिन जब मैं बात करूँ प्लूरल नंबर की, बहुवचन संज्ञा की, तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। टॉय का क्या हो जाएगा? टॉयज। लाइन का क्या हो जाएगा? लाइन्स। इस प्रकार से हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ नंबर की, और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यदि मान लो इसमें कोई सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है अपने पास, तो उसको देख लो एक बार। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हम 2 टाइप्स की बात करेंगे। पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। यहाँ हम 2 टाइप की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट, इसमें हम बात करेंगे कि यदि नाउन, कोई भी नाउन दे रखा है, कोई संज्ञा हो, उसमें एस, ईएस या आईईएस, यदि किसी नाउन में, यदि किसी संज्ञा में एस ऑब्लिक लिखा हुआ है, एस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस, ये जुड़े हुए हों, इनमें से कोई भी जुड़े हुए, इसका मतलब ये जो नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन जो होगा वो हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करेगा? वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब।
तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब का प्रयोग होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। दोबारा देख लो, कोई भी संज्ञा हो उसमें एस, ईएस या आईएस इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब वो संज्ञा कौन सी संज्ञा है? बहुवचन संज्ञा। और बहुवचन संज्ञा के साथ हमेशा क्रिया भी कौन सी आती है? बहुवचन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, ये एक वचन है, ये कैसा नाउन है भाई? ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन जब मैं इसमें एस ऐड कर दूं, जैसे इनमें से कोई किसी में भी देख लो आप, एस, ईएस या आईएस, यहाँ एस जोड़ दिया गया है, इसका मतलब अब की बार ये नाउन कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। जैसे और देखो यहाँ पे लिखा मैंने मैंगो, क्या लिखा? मैंगो। मैंगो एक सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है ये? सिंगुलर नाउन है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूं मैंगोज, तो अब की बार ये कैसा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ईएस। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे मैं लिखा बेबी, बेबी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसको हम प्लूरल बनाएं तो इसका क्या बन गया अब की बार? बेबीज। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, बॉय, मैंगो एंड बेबी। इन तीनों में अलग अलग यूज किए गए हैं। बॉय में यहाँ एस ऐड किया गया है, एस जोड़ा गया है, एस जोड़ते ही ये प्लूरल बन गया। यहाँ मैंगो सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसका जैसे हमने बहुवचन बनाया तो इसमें क्या जोड़ दिया गया? ईएस। यहाँ बेबी लिखा, बेबी में जैसे इसका बहुवचन बना तो इसमें क्या हो गया? आईएस जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नाउन में एस, ईएस या आईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन संज्ञा होगी वो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप सेकंड। सेकंड टाइप में जब हम बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे वर्ब की। किसकी? वर्ब की। क्रिया, यदि किसी क्रिया में एस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस, यानी कोई भी क्रिया दे रखी हो उसमें या तो एस जुड़ा हुआ हो या ईएस जुड़ा हुआ हो या फिर आईईएस जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब ये इसके साथ में आने वाली जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा होगी? सिंगुलर नाउन। कौन सी संज्ञा होगी? एक वचन संज्ञा। और एक वचन संज्ञा हमेशा अपने साथ कौन सी क्रिया लेती है? एक वचन क्रिया, यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा इसके साथ। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब का। एक बार दोबारा देखो, इसमें यहाँ तो हम बात कर रहे थे नाउन संज्ञा की, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की। यानी किसी भी वर्ब में एस, ईएस या आईईएस, किसी भी वर्ब में एस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस, यानी इन तीनों में से कोई भी जुड़े हुए हों, इसका मतलब इसके साथ में आने वाली जो संज्ञा होगी, जो नाउन होगा, वो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हरी प्लीज, यहां लिखा मैंने हरी प्लेज। अब देखो यहां प्ले वर्ब है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एस। हरी एक वर्ब है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एस। यानी क्रिया में एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ में आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। भाई आप इस बात का ध्यान रखो, वर्ब को देखा हमने, इसमें एस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाले जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा होगी? एक वचन संज्ञा होगी, सिंगुलर नाउन होगी। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा वी प्ले। ये हम सिंपल बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में हमें छोटी छोटी बातों से ही आगे बढ़ना होगा, इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ प्ले वर्ब लिखा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ देखो इनमें से कोई एस, ईएस या आईएस कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ आने वाली जो नाउन है वो नाउन कैसा नाउन होगा? प्लूरल नाउन। सीधी सी बात है, क्रिया में एस, ईएस, आईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ में आने वाली संज्ञा एक वचन है। यदि क्रिया में एस, ईएस, आईएस नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ आने वाली संज्ञा जो है वो बहुवचन संज्ञा है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है इसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हम यहाँ धीरे धीरे रूल्स की बात करेंगे, छोटे छोटे रूल्स लेंगे, उनसे बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ रूल नंबर 1। ओके।
और यहाँ हम बात करने वाले हैं एक लेटर की। जैसे ये आई लिखा मैंने, क्या आप बता सकते हैं कि आई जो है वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? भाई आई जो होता है वो एक वचन संज्ञा है या बहुवचन संज्ञा है? तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं एक बार। आई को इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर नाउन माना गया है। कैसा नाउन माना गया है? सिंगुलर नाउन। लेकिन ध्यान रहे इसके साथ में हमेशा दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ केवल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया, केवल सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके साथ दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार इसको देखो, सिंगुलर नाउन है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब, कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है और इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब। दोनों ही वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वॉज ए स्टूडेंट। आई वॉज ए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में यहाँ पे आई जो है वो कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन। भाई इंग्लिश ग्रामर में इसको सिंगुलर नाउन ही माना गया है। और सिंगुलर नाउन के साथ देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे वॉज और वर्ब, वॉज और वर दो क्रियाएं होती हैं। वॉज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है, वर का प्लूरल के रूप में होता है। यहाँ वॉज सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया गया है इसका। भाई आई सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब भी कौन सी काम में लिए है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ आई तो सिंगुलर नाउन ही है लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है? प्लूरल वर्ब का। हैज और हैव दो वर्ब्स होती हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है और हैव का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल वर्ब के रूप में। लेकिन इस सेंटेंस में आपको आई के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हैव जो है वैसे पोजीशन बताने वाली क्रिया है, अधिकार बताने वाली क्रिया है और अधिकार बताने वाली क्रिया के रूप में आई के साथ हमेशा आप हैव का ही प्रयोग करेंगे। यदि इसके साथ आप हैज़ का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो गलत हो जाएगा। अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखा यहाँ पे रानी, रानी हैज़ ए स्कूटी। यहाँ मैंने लिखा रानी हैज़ ए स्कूटी, रानी के पास एक स्कूटी है। अब देखो यहाँ रानी जो है वो सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में अब की बार हैज़ का प्रयोग किया गया है सिंगुलर वर्ब का, न कि हैव का। मैं यही बताने वाला था, आई के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग करना है और हैव जो है पोजीशन बताने वाली क्रिया है, अधिकार बताने वाली क्रिया है। तो अधिकार बताने के संदर्भ में आई के साथ हमेशा ही हैव का ही प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ मैंने दूसरा सेंटेंस भी लिखा और ये बताया कि अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैज़ का। जैसे रानी हैज़ ए स्कूटी, क्या मैं यहाँ हैव का प्रयोग कर सकता हूँ क्या? इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि हैव का प्रयोग करूँगा तो इसका यूज क्या हो जाएगा? गलत। तो इस प्रकार से दोबारा देखो एक बार, आई को एक सिंगुलर नाउन माना गया है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। अब की बार इस सेंटेंस में आई सिंगुलर नाउन है और इसके साथ वर्ब भी कौन सी काम में ली गई है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब मैं कहूँ आई हैव ए कार, कि मेरे पास एक क्या है? कार है, तब यहाँ आई के साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग कर रहे हैं। यदि इसके साथ मैं हैज़ का प्रयोग करूँ सिंगुलर वर्ब का तो ये अपना प्रयोग जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई का ध्यान रखना है। पहली बात, छोटी छोटी बातें हैं, एक बार हम इस क्लास में छोटी छोटी बातों से लेके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एंड दिस क्लास इज स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी क्लर्क एग्जामिनेशंस। भाई आर्मी क्लर्क की जो क्लास है उसी को फोकस करके ये क्लास अपनी यहाँ स्टार्ट की गई है। आर्मी क्लर्क के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, जितने भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो सभी हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा रूल नंबर 2। यहाँ अब हम बात करने वाले हैं यू।
क्या विद्यार्थियों आपको पता है यू एक वचन होता है या बहुवचन होता है? सबसे पहला यही क्वेश्चन है। कई बार विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई ठीक है ये यू, कुछ विद्यार्थी इसको सिंगुलर नाउन मानते हैं, कुछ इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन उलझन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं यू का प्रयोग जो होता है वो दोनों ही नाउन्स के रूप में होता है। ये सिंगुलर नाउन के रूप में भी होता है और प्लूरल नाउन के रूप में भी होता है। जैसे इसका प्रयोग देखो एक बार, इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में भी होता है और इसका प्रयोग और किस रूप में भी किया जाता है? प्लूरल नाउन के रूप में भी किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे यू के साथ हमेशा क्रिया जो आएगी वो हमेशा बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चाहे यू एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया इसके साथ हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब? इसके साथ हमेशा वर्ब का जो प्रयोग होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यू इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन, बट द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ओके, इज इट ओके? तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी हो। अब की बार यू जो है, इस यू का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? स्टूडेंट के लिए। तुम एक विद्यार्थी हो, यानी तुम शब्द का प्रयोग जो है वो एक के लिए हो रहा है। इसका मतलब तुम शब्द जो है वो एक वचन है, यानी यू आर ए स्टूडेंट। यू का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? सिंगुलर नाउन के लिए। इसका मतलब यू भी यहाँ पे कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। लेकिन ध्यान रखें इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग किया गया है वो कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है? प्लूरल वर्ब का। भाई पहली बात तो ये है कि यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में भी होता है और यू का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल नाउन के रूप में भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ यू आर स्टूडेंट्स। जैसे मैं कहूँ कि यू आर स्टूडेंट्स। अब की बार यू का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, यानी स्टूडेंट्स जो है प्लूरल नाउन है। पहले तो अपन बात कर, जैसे मान लो मैं कहूँ कि तुम एक विद्यार्थी हो। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। तुम शब्द का प्रयोग एक के लिए हुआ है। भाई तुम शब्द का प्रयोग कितने के लिए हुआ है? एक के लिए। जब एक के लिए होगा तो ये एक वचन है। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, इसका मतलब यहाँ विद्यार्थियों की बात हो रही है, तुम सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। तब जब सभी विद्यार्थियों की बात होगी तो यू कौन सा नाउन होगा? ये प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्रिया भी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा? यू का प्रयोग एक वचन के रूप में भी होता है, बहुवचन के रूप में भी होता है, लेकिन ध्यान दें इसके साथ हमेशा जो क्रिया आएगी वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसके साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा। तो इतनी बात क्लियर है? चलो तो फिर एक बार फिर से इसको देख लो। यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में भी होता है, प्लूरल नाउन के रूप में भी होता है, लेकिन इसके साथ क्रिया हमेशा कौन सी आएगी? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ यू शब्द का प्रयोग एक स्टूडेंट के लिए किया गया है, इसका मतलब यू एक वचन है। लेकिन यहाँ लिखा है यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं, मतलब सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। इसका मतलब यू शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन के रूप में किया गया है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है बालकों, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ला भाई, अब धीरे धीरे हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ हम दो वर्ड्स की बात करेंगे। रूल नंबर 3, यहाँ हम बात करेंगे दो वर्ड्स हैं अपने पास, नीड और डेयर। वी हैव टू वर्ड्स हियर, नीड एंड डेयर। कि नीड का मतलब होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, जबकि डेयर का मतलब क्या होता है? साहस या हिम्मत होना। नीड का मतलब है जरूरत होना, जबकि डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत होना। यहां हम बात करने वाले हैं नीड और डेयर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो जहाँ जहाँ पे आपको इंडिकेट किया जाता है कि भाई इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वहाँ आप इस चीज़ को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में फोकस भी करते रहें। क्योंकि आर्मी क्लर्क के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे, उनमें से लगभग का सिलेक्शन हुआ है विराट किंग्स एकेडमी की ओर से। तो जो जितने भी मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस बात का, और वो इस चीज़ को फोकस भी करते रहें टाइम टाइम पे। चलो यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है या नहीं किया जाता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि क्या नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नीड और डेयर का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा रोहित नीड्स गो देयर। मैंने एक सेंटेंस लिखा रोहित नीड्स गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने तो यही तो बोला ना कि भाई नीड और डेयर का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। और एक एग्जाम्पल लिखा है रोहित नीड्स गो देयर। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये जो लिखा गया सेंटेंस है ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? रोहित यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी एक वर्ब का प्रयोग किया गया। भाई ये मैन वर्ब है और ये भी क्या है, एक मैन वर्ब है। क्या दो मैन वर्ब्स का प्रयोग किसी एक सेंटेंस में एक साथ हो सकता है क्या? भाई सीधी सी बात है कि किसी भी सेंटेंस में आपने देखा है क्या कभी कि भाई एक ही सेंटेंस में दो मैन वर्ब का प्रयोग एक साथ हो रहा है? मैन वर्ब का मतलब फाइनाइट वर्ब हो गई है। कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे? चाहे मैन वर्ब बोल दो या फाइनाइट वर्ब बोल दो, बात तो एक ही है। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, और न ही किसी सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग एक साथ हो सकता है। तब ये सेंटेंस अपना गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, हरी डेयर्स गो देयर। या इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, हरी डेयर्स डू दिस टास्क। हरी को ये कार्य करने की हिम्मत है, साहस है। हरी डेयर्स डू दिस टास्क। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए आप, हरी सिंगुलर नाउन है और इसके साथ यहाँ वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ ये डू मैन वर्ब है और ये भी कौन सी वर्ब है? मैन वर्ब है। क्या दो मैन वर्ब का प्रयोग एक साथ हो सकता है क्या? इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? गलत है। मैंने आपको शुरू में बताया था इस रूल में कि कभी भी नीड तथा डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। पहले तो मैंने क्या बताया कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। लेकिन मैं अब बात करने वाला हूँ कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। पहली बात तो क्योंकि आपको ये गलती बतानी जरूरी थी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान जो है उसमें फिर गलतियाँ करने के बाद में निखार आता है, और परीक्षा में आपके कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि नीड और डेयर में ये कन्फ्यूज होने वाली बात भी है। इसलिए पहले मैंने ये लिखा है कि ये दोनों सेंटेंस गलत है। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं लेकिन इनका यूज क्या है? गलत है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि नीड तथा डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, परंतु ध्यान दें, क्या बोल रहा हूँ मैं कि नीड तथा डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, बशर्ते इनके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखो अब एक बार, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब की बार मैंने क्या बोला कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, बशर्ते इनके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां लिख रहा हूं रोहित, इन्हीं सेंटेंसेस को लिख रहा हूं, नीड्स टू गो देयर। ये सेंटेंस लिखा मैंने।
रोहित नीड्स टू गो देयर। ठीक है, अब देखो यहाँ रोहित सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में वर्ब भी कौन सी है, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है इसमें, सिंगुलर वर्ब का, यानी इस वर्ब को हम कौन सी वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ देखो ये टू है और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इसको, टू इन्फिनेटिव। भाई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, टू इन्फिनेटिव। तो अब की बार ये सेंटेंस सही है, हालांकि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी नीड का प्रयोग किया गया है और वाक्य सही है। सही क्यों है, जब नीड तथा डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो इनके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। पहले वाले जो सेंटेंस लिखे थे उनमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं था, दोनों वर्ब्स फाइनाइट वर्ब थी, दोनों मैन वर्ब का प्रयोग था। तो दो मैन वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब मैंने ये भी बताया था कि दो निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ देख लो, ये एक तो फाइनाइट वर्ब है और इस टू इन्फिनेटिव को हम कौन सी वर्ब बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में एक तो फाइनाइट वर्ब हो सकती है और एक कौन सी वर्ब हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब्स तो हो सकती हैं लेकिन दो फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग भी एक साथ नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपना ये जो सेंटेंस है इस रूल के अनुसार अब सही हुआ है जब टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो आप, ये दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, हरी डेयर्स टू डू दिस टास्क। हरी डेयर्स टू डू दिस टास्क। अब देखो हरी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, डेयर्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके साथ में देखो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग, टू प्लस डू यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टू इन्फिनेटिव है। और टू इन्फिनेटिव होते ही ये नॉन फाइनाइट हो गया और ये फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट तो हो सकते हैं लेकिन दो फाइनाइट और दो नॉन फाइनाइट का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए अब की बार ये सेंटेंस भी क्या है आपका, सही है। एक बार दोबारा इसको समझो आप। हम बात कर रहे थे किसकी, नीड और डेयर की। मैंने पहले ये कहा था कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, बशर्ते इसमें क्या होना चाहिए, इनके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए। शुरुआती जो दो सेंटेंस लिखे थे उनमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं था, तब वो सेंटेंस गलत थे, लेकिन उसके बाद में जैसे हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया तब अब की बार ये सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे अब हम बात करेंगे कि डेयर तथा नीड का प्रयोग। किसका प्रयोग, डेयर तथा नीड का प्रयोग जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें। किसके रूप में करें, यहाँ तो हम मैन वर्ब के रूप में कर रहे थे, वह अब की बार बात क्या कर रहा हूँ मैं कि नीड तथा डेयर का प्रयोग जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें तो क्या इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा या नहीं होगा। अब ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जब हम नीड तथा डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, इसका मतलब या तो किसी निगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होगा इनका यूज, तो क्या इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं यहाँ। अब हम बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनका यूज होता है या नहीं होता। जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, गोलू नीड्स राइट अ बुक। मैंने एक सेंटेंस लिखा, गोलू नीड्स राइट अ बुक। क्या ये सेंटेंस सही है, सॉरी ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव लिखना है। मैंने वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिया था, अब की बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज करना है। गोलू नीड्स नॉट कम हियर। ये सेंटेंस लिखा मैंने, एक सिंपल सा सेंटेंस है एकदम। हम सिंपल वे में ही बात करेंगे ताकि विद्यार्थी इन चीज़ों को आराम से समझ जाए। मैंने लिखा गोलू नीड्स नॉट कम हियर। क्या ये सेंटेंस सही है,
हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि गोलू नीड्स नोट कम हियर, और यहाँ पे नीड नोट और डेड नोट की बात चल रही थी अपनी, और इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब कर रहे हैं तो क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ लिखा नीड्स नोट, नीड नोट का प्रयोग ही होता है, न कि नीड्स नोट का प्रयोग होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में डू नोट हो चाहे डज नोट हो, कभी उनमें एस या यस जुड़ता थोड़ी है भाई। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर जो भी है उनमें एस या यस थोड़ी जुड़ते हैं, इसलिए अब की बार इनकी भी बात हम किस रूप में कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। तो यहाँ नीड्स नोट का प्रयोग जो है वो नीड्स का प्रयोग नहीं होगा, नीड नोट का ही प्रयोग होना चाहिए था। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? गलत। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, गोलू नीड नोट टू कम हियर। अब देखिए गोलू सिंगुलर नाउन है, नीड नोट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सही है यहाँ पे। क्या निगेटिव सेंटेंस में जब नीड नोट और डेड नोट का हम यूज करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है क्या? क्या इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग सही है? नहीं। जब इन नीड नोट और डेड नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तब इनके साथ में किसका प्रयोग सही नहीं होगा? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है। अब तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, गोलू नीड नोट कम हियर। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे ये गोलू सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब है नीड नोट, इसका यूज सही है। लेकिन यहाँ देखो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है क्या? तो जब हम बात कर रहे हैं नीड नोट और डेड नोट की, कि यदि नीड तथा डेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो इनके साथ में हमेशा फाइनाइट वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से ये अपना तीसरा सेंटेंस जो है वो सही है, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस गलत है। दोबारा देखो, मैंने क्या बोला कि नीड तथा डेड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो इनके बाद में हमेशा फाइनाइट वर्ब बोले तो मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, तब तो ये सेंटेंस सही होगा। यदि इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो भी सेंटेंस गलत होगा। यदि नीड नोट डेड नोट इनमें एस ईएस भी जोड़ेंगे तो भी ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में कभी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, ये नहीं जुड़ते। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखो इसमें, सुशील डेयर नोट डू दिस वर्क। सुशील डेयर नोट डू दिस वर्क। यहाँ डेयर नोट जो है इसका प्रयोग किस रूप में किया गया है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इसके बाद में ये मैन वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग तो नहीं किया गया है। जब टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है यहाँ पे ये एकदम एब्सोल्युटली इट इज़ करेक्ट। लेकिन यदि इसके साथ यदि हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते या हेल्पिंग वर्ब में एस ये जोड़ते तो अपना सेंटेंस क्या हो जाता? गलत। तो हम दो तीन बात हमने इसके बारे में की है, नीड और डेयर के बारे में। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि नीड तथा डेयर का प्रयोग, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तब हमने लिखा था कि दो फाइनाइट वर्ब्स को एक साथ किया था, और मतलब मैन वर्ब्स को, तो दो मुख्य क्रियाओं का प्रयोग एक साथ नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो गया था। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि नीड तथा डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि इनके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आना चाहिए? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए था? टू इन्फिनेटिव का। टू इन्फिनेटिव का मतलब ये हुआ कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव से ये हो गया कि एक तो फाइनाइट वर्ब हो गई, एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, तो ये दोनों वर्ब्स तो एक साथ आ सकती हैं, लेकिन दो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, दो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। तीसरी बात हमने की थी कि नीड तथा डेयर का प्रयोग यदि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, किसके रूप में करें? हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें, तो इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है।
न कि इनके साथ में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करो, और यदि निगेटिव सेंटेंस है तो इनके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करो, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कई बार क्या होते हैं पेयर वर्ड्स। नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं अपन, ये रूल नंबर जो भी है, ये रूल्स चलते रहेंगे अपने। हम यहाँ अब बात करेंगे किसकी, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब ये हुआ, हम बात करेंगे युग्म शब्द की। किसकी? युग्म शब्द। ये युग्म शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हमेशा जोड़े में ही प्रयुक्त होते हो। किस में प्रयुक्त होते हो? जो हमेशा जोड़े में यानी पेयर में ही प्रयुक्त होते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पेयर वर्ड्स। अब बताइए आप इसमें कि पेयर वर्ड्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है? भाई पेयर वर्ड्स है, जितने भी पेयर वर्ड्स होंगे क्या इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल? ध्यान दें, पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे एक यूनिट का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक यूनिट का। तो इस बात का ध्यान रखें आप, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में इस प्रकार का पेयर वर्ड का, तो आप इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें, न कि प्लूरल वर्ब का। यदि इनसे अलग अलग पेयर वर्ड्स में भी ये है, जैसे मान लो मैंने कहा दाल बाटी एंड चूरमा, जो है वो राजस्थान में बहुत फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। अब मैं यहाँ जब खाने की बात कर रहा हूँ, मैं जब भोजन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ एक यूनिट की बात हो रही है, तब तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब मैंने ये कहा कि भाई मैंने मार्केट से दाल खरीदी, चावल खरीदे, तो इसका मतलब ये अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग होंगे तब उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग, और जब एक यूनिट का बोध होगा तब इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ पेयर वर्ड्स हम फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ, मैं कुछ पेयर वर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। जैसे सबसे पहले तो ये लिख रहा हूँ दाल बाटी एंड चूरमा। जैसे कुछ पेयर वर्ड्स हैं, दाल बाटी एंड चूरमा, ये पॉपुलर है राजस्थान में, इसलिए सबसे पहले जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एंड वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। भाई हम जब भी कभी दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम होता है तो बस एकदम तैयार रहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये जुगाड़ भी अच्छा होता है वैसे, और पूरे राजस्थान की शान है ये दाल बाटी एंड चूरमा। तो ये एक पेयर वर्ड की बात कर रहा था मैं यहाँ। इसके बाद में देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये भी पेयर वर्ड है। राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी, भाई चावल दाल, चावल कढ़ी, जो भी है ये पेयर वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर आगे देखो आप, हॉर्स एंड कैरिज, ये भी पेयर वर्ड, घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। एज एंड एक्सपीरियंस, भाई उम्र के अनुसार ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद में और देखो आप, हैमर एंड सिकल, दांतली हथौड़ा। इट इज ए सिंबल ऑफ सोशलिज्म, ये समाजवाद का प्रतीक भी है, दांतली हथौड़ा, हैमर एंड सिकल, और वैसे पेयर वर्ड भी है। फिर आप लिखो इसमें देखो राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स लिखा है यहाँ पे। अप्स एंड डाउन्स का मतलब हुआ उतार और चढ़ाव। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। फिर इसके बाद में आप देखो स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी का मतलब ये हुआ कि धीमे से ही
लेकिन निरंतर। कछुआ और खरगोश वाली कहानी जो है उसका मोरल ये होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप धीरे से ही लेकिन लगातार प्रयास करने वाला जो इंसान होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। फिर इसके बाद में देखो क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, ये प्रतिष्ठा है, मतलब ताज और गरिमा है। इसका मतलब ये हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रतिष्ठा की। इसके बाद में हम बात करेंगे ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला शोर शराबा, ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो हम पहले इसमें जगह इतनी है थोड़ी सी, और इसको देख लो एक बार। दाल बाटी एंड चूरमा, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिज, एज एंड एक्सपीरियंस, हैमर एंड सिकल, राइज एंड फॉल, भाई उतार चढ़ाव, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, सॉरी, राइज एंड फॉल का मतलब है उत्थान और पतन, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या है, उतार और चढ़ाव। स्लो एंड स्टडी, धीमा परंतु सतत प्रयास करने वाला, सतत चलने वाला, नियमित रूप से चलने वाला। क्राउन एंड ग्लोरी, इसका मतलब हो गया प्रतिष्ठा, गरिमा। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या है, हो हल्ला शोर शराबा। थोड़े से और देखो इसमें, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं स्क्रीमिंग, एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना। बैग एंड बैगेज, साजो सामान, या इसको हम दूसरे मुहावरेदार प्रयोग जब हम करेंगे तो इसका मतलब आजीविका भी हो जाएगा, बैग एंड बैगेज, ठीक है। इसके बाद में और देखो आप, टी एंड टोस्ट, चाय और टोस्ट, ये टोस्ट की बात कर रहे हैं अपन, इसका भी कॉम्बिनेशन होता है, ये भी पेयर वर्ड के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, पेयर वर्ड्स, जो आपको ध्यान में रखने होंगे, और जनरली जितनी भी बुक्स वगैरह होंगे तो उनमें ये कॉमन वर्ड्स हैं, और परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो इनमें से भी एक आधा प्रश्न पूछा जाता है, और सिंपल सा ये, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई, ये पेयर वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस आपकी की हुई होगी तो आराम से आप इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसा ही मैंने आपको बताया कि पेयर वर्ड्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे एक यूनिट का बोध होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो देखो, दाल बाटी एंड चूरमा, खालिस्तान, पॉपुलर इन राजस्थान। दाल बाटी एंड चूरमा, खालिस्तान, पॉपुलर इन राजस्थान, यहाँ पे इज का प्रयोग करोगे या आर। जैसे इज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है, आर का प्रयोग प्लूरल वर्ब के रूप में होता है, लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखो, देखें ये सिंगुलरिटी शो कर रहा है या प्लूरैलिटी। ये एक पेयर वर्ड है, कौन सा वर्ड है, पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड के साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो कौन सा होगा, इज, यानी ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, खालिस्तान, माई ब्रेकफास्ट इज या आर। अब देखो ब्रेड एंड बटर है, ये भी क्या है, पेयर वर्ड ही है। कौन सा वर्ड है, पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड के साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। दूसरा देखो स्लो, भाई यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, ब्रेड एंड बटर जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं ब्रेकफास्ट में ही लेता हूँ। दाल बाटी एंड चूरमा इज़ पॉपुलर इन राजस्थान, कि दाल बाटी और चूरमा जो है वो राजस्थान में क्या है, लोकप्रिय है, पॉपुलर है।
तीसरा एग्जाम्पल जो है वो देखो आप, स्लो एंड स्टेडी, खालिस्तान द रेस। क्या लिखा? स्लो एंड स्टडी द रेस, विंस या विन। तो यहाँ पे आपको देखना होगा स्लो एंड स्टडी जो है वो भी एक पेयर वर्ड है, और इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में कि सिंगुलर वर्ब एस जुड़ा हुआ है क्या इनमें से किसी में? भाई एस या एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। यदि एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो स्लो एंड स्टडी जो है वो एक पेयर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? पेयर वर्ड। और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो इनमें विंस जो है वो कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। धीमा ही सही लेकिन लगातार चलने वाला अपनी रेस जीतता है। स्लो, और ये एक मॉरल भी है, कहानी का मॉरल है ये वैसे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश वाली कहानी है, हेयर एंड टॉर्टोस। आपने ये कहानी बचपन में पढ़ी होगी। तो उस कहानी का ये मोरल जो है वो ही है, यही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा लेकिन लगातार चलने वाला अपनी रेस जीतता है। और इसके साथ देखो यहाँ ये पेयर वर्ड के रूप में काम में लिया गया है, तो इसके साथ में वर्ब का प्रयोग भी कौन सी वर्ब का प्रयोग किया है? सिंगुलर वर्ब का। तो इतनी बात क्लियर है। तो कहीं भी यदि पेयर वर्ड्स आए तो इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट रूल में हम बात करेंगे कि कई बार अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात होती है, तो उसके साथ भी ये कन्फ्यूजन होता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। इस बात को भी ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं वो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये अंक गणित का हिसाब है। किसका हिसाब? अंकगणित का हिसाब है। ठीक है। अब अंकगणित का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 5 8 होते हैं, ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं। तो ये अंकगणित का हिसाब है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करें? डाउटफुल तो ये है ना कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें या प्लूरल वर्ब का। तो इसमें ध्यान रखें, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दोनों ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और राइट आंसर उसी को ही मानते हैं। हालांकि यूज़ तो दोनों का ही सही है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी सही है, प्लूरल का भी सही है, लेकिन आपको जो आंसर में करना है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करना है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2 and 2, खालिस्तान 4, मैक्स या मैक। जैसे मैं कहूँ 2 and 2, मैक्स या मैक 4। अब जैसा कि आपको टॉपिक के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे ऐसे ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल। किस वर्ब का यूज करोगे आप? और ये 2 और 2 4 होते हैं, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। कैसी कैलकुलेशन है? ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, अंकगणित का हिसाब है। अब इसके साथ देखो मैक्स और मैक। ठीक है। अब ये तो सिंगुलर वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। इसका प्रयोग भी सही है, इसका भी सही है, लेकिन आपको जो आंसर में करना है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है वही ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और इसी का ही यूज़ करना है आपको। भाई आंसर दोनों ही सही है, लेकिन
जब आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग इसमें करना है, इसी यूज को सही माना जाएगा। नेक्स्ट, जैसे 3 and 4 खालिस्तान, 7 इज या आर। 3 और 4 7 होते हैं, ये भी अंकगणित का हिसाब है। अब इसमें ये देखो, आप यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे या प्लूरल का, भाई ये भी 3 and 4 इज 7 या आर 7, भाई इज का प्रयोग भी सही है, आर का प्रयोग भी सही है, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर कौन सा मानना है, सिंगुलर वर्ब को, और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग आपको करना है। हालांकि आंसर ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर सिंगुलर वर्ब। इसके बाद में एक एग्जांपल और देखो आप, 5 + 5 10 इज या आर। 5 और 5 10 होते हैं, अंगणित का हिसाब है भाई, अंगणित 10 और 10 20 होते हैं, 30 और 30 60 होते हैं, ये अंगणित का हिसाब है। तो आप इन हिसाब को देखते रहें, मतलब जहाँ भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, आपको बहस नहीं करनी है, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग सही होता है, प्लूरल का भी सही होता है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। 5 और 5 10 होते हैं, इसका प्रयोग या आर का, तो अपने को कौन सा करना है, इज, यानी सिंगुलर वर्ब है आंसर। हालांकि मैंने बताया था कि आपको दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा जो बेहतर होगा वही ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। वंस अगेन रिपीट इट, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन, अंकगणित के हिसाब में एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। किसको, सिंगुलर वर्ब के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा 2 and 2 मेक और मैक्स और मेक 4, तो दोनों ही आंसर सही है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर जो है वो सिंगुलर वर्ब वाला है। 3 and 4 7, 3 और 4 7 होते हैं, यहाँ इसका प्रयोग करना था, आर का प्रयोग करना था, आंसर दोनों ही सही हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब को ज़्यादा तवज्जो देना है। 5 + 5 इज आर 10, तो यहाँ जो आंसर है सिंगुलरिटी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर, इज इट ओके, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि कई बार क्या है, नाउन्स का पता नहीं चलता है, और उन नाउन्स का जब पता नहीं होता है तो हम वर्ब भरने में अक्सर गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां ना हो तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही एग्जांपल लिख रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट रूल है ये वैसे, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर कम हैज़ या हैव। यहाँ देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द पोएट एंड फिलोसफर कम हैज़ या हैव। भाई यहाँ ये देखो, एक तो ये पोएट नाउन है, पोएट का मतलब होता है कवि, और एक नाउन यहाँ ये लिखा मैंने फिलोसफर, दार्शनिक। फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक। कवि और दार्शनिक, क्या ये दो आदमी हैं या एक ही हैं? भाई सब्जेक्ट जो यहाँ सिंगुलरिटी शो कर रहा है या प्लूरैलिटी? अब कुछ विद्यार्थी जो है इसको यूँ मानते हैं कि एक तो कवि की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है, फिलोसफर, दार्शनिक की बात हो रही है। इसका मतलब ये दो आदमी हो गए तो बहुवचन हो गए, और बहुवचन के साथ में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुवचन की क्रिया का। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ एक नाउन है। तो यहाँ भी आप देखो कि दो नाउन्स लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल है। भाई दो नाउन है लेकिन दोनों से पहले कितने आर्टिकल हैं, एक ही आर्टिकल है। इसका मतलब यहाँ एक आर्टिकल है तो एक नाउन। हाँ जी, भाई यहाँ देख लो आप, दो, वैसे नाउन तो दो लिखे हुए हैं लेकिन इन दोनों के पहले एक ही आर्टिकल है। तो नियम अपना ये बनता है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल
या कोई पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ अधिकारवाचक विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकारवाचक विशेषण, जैसे माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर। ठीक है, ठीक है। ऐसे विशेषण आए या उनके पहले केवल एक ही आर्टिकल आए या कोई एक ही अधिकारवाचक विशेषण आए, पजेसिव एडजेक्टिव आए, इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक वचन का ही बोध होता है और इनके साथ में एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। गॉट माय पॉइंट? मैंने क्या कहा? यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों तथा दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल, कितना आर्टिकल? केवल एक ही आर्टिकल या कोई एक ही पजेसिव एडजेक्टिव आए, या तो आर्टिकल आएगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो एक ही आर्टिकल या एक ही पजेसिव एडजेक्टिव आए, इसका मतलब ये हुआ इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो इनके साथ में एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सेम वही है, पोएट एंड फिलोसफर दोनों से पहले केवल कितने आर्टिकल आ रहे हैं? एक ही आर्टिकल आ रहा है। इसका मतलब दोनों आदमी एक ही हैं, एक ही आदमी जो कवि भी है और क्या है? फिलोसफर भी है, यानी कवि भी है और क्या है? दार्शनिक भी है। जैसे यहाँ हम किस दोनों आदमी, मतलब एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ जो सही वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हैज़ का प्रयोग होगा, न कि हैव का। हैव का प्रयोग यहाँ पे क्या होगा? गलत। अब इसमें दूसरा देखो, एक बार सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, द पोएट एंड द फिलोसफर खालिस्तान कम हैज़ या हैव। ठीक है, अब की बार हम बात कर रहे हैं द पोएट एंड द फिलोसफर खालिस्तान कम, यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा? ये देखो, यहाँ पोएट एक सिंगुलर नाउन है और फिलोसफर भी एक क्या है? सिंगुलर नाउन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल है, इसका मतलब एक नाउन है, इसका मतलब एक आर्टिकल। दो नाउन है, इसका मतलब दो आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल देखो आप, पोएट से पहले भी आर्टिकल द का यूज हो रहा है और फिलोसफर से पहले भी किसका यूज हो रहा है? द का। और दोनों ही नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। इसका मतलब ये बहुवचन है, एक आदमी तो नहीं है, अब की बार दोनों आदमी अलग अलग हैं, कि एक कवि है और एक दार्शनिक है, आए हैं। ठीक है, तो जब इनके पहले अलग अलग, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों तथा दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इनसे बहुवचन का बोध होता है और इनके साथ में बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। वंस अगेन लिसन टू मी केयरफुली। मैंने क्या कहा कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, किसके रूप में प्रयुक्त हो? सब्जेक्ट के रूप में यूज में लिए जा रहे हों, तब दोनों से पहले यदि अलग अलग आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण आए, तो इनसे बहुवचन का बोध होता है और इनके साथ में कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है द पोएट एंड द फिलोसफर, आर्टिकल का भी यूज हो रहा है इनमें, इसमें आर्टिकल का यूज हो रहा है, ये एक दूसरा आर्टिकल है, इसका मतलब दो नाउन हो गए, दो नाउन होते ही बहुवचन हो गए, बहुवचन होते हैं इनके साथ क्रिया भी किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव। यहाँ यदि हैज़ का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस अपना क्या होगा? गलत। तो इसी रूल में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी? यहाँ तो हम नाउन्स की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं? नाउन्स की। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, किसके रूप में प्रयुक्त हों? सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके पहले केवल एक ही आर्टिकल आए, क्या है? एक ही आर्टिकल आए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आए, तो उनके साथ भी सेम ही रूल है, लेकिन वहाँ बात होगी एडजेक्टिव की और यहाँ बात किसकी हो रही थी? नाउन्स की। तो एक एग्जांपल और देखो आप, ब्लैक एंड वाइट cat meowing was या वर्ड। ध्यान दें भाई, यहाँ तो हम बात कर रहे थे नाउन्स की, लेकिन अब की बार ब्लैक काला और वाइट का मतलब सफ़ेद, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों ही विशेषण है। ये ब्लैक एक एडजेक्टिव है, ठीक है,
और वाइट भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल आ रहा है। इसका मतलब एक बिल्ली की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, दो बिल्लियों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। देखो, हैव ए लुक, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वर मूविंग। यहाँ एक ही बिल्ली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक ही बिल्ली जो ब्लैक एंड वाइट है। कैसी है? ब्लैक एंड। मैंने अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट का नाम नहीं लिया यहाँ पे, मैंने केवल इतना ही लिखा है, अ ब्लैक एंड वाइट कैट। ठीक है, इसका मतलब दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले केवल एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है। एक आर्टिकल, इसका मतलब एक ही नाउन है। एक आर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही नाउन है। जैसे ये केट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव आ गए और इनके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, एक ही बिल्ली की बात हो रही है जो कैसी है? ब्लैक एंड वाइट है। तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का।